हेलो बच्चों, ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान से तीसरा अध्याय समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में अध्याय 3 के पहले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार अमेरिका एक हेजमेनी या वर्चस्वकारी देश के रूप में व्यवहार कर रहा है। इसके कुछ उदाहरण हम देखे थे। साथ ही हमने यह भी देखा था कि वर्चस्वकारी देश क्या होता है, इसकी परिभाषा भी देखी थी। और साथ ही साथ हम उस परिभाषा के अनुसार अमेरिका के वर्चस्व की स्थिति का भी आकलन किया था। तो अब हम उससे आगे इस वीडियो में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में क्या क्या अवरोध है, कहाँ कहाँ है कि अमेरिका वर्चस्व में अवरोध उत्पन्न हो सकता है या हो रहा है। तो इसमें 3 अवरोध को हम देखते हैं। पहला अवरोध तो है अमेरिका का खुद का संस्थागत बनावट। अमेरिका का जो संस्थागत बनावट है वो कहीं ना कहीं इसके वर्चस्व के रास्ते में अवरोध है। जैसे देखिए, इसके सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप अमेरिका में देखेंगे कि इन तीनों अंगों में चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि कार्यपालिका कोई निर्णय लेती है तो इस निर्णय को विधायिका के द्वारा स्वीकार कराना पड़ता है। तो इस तरह से यदि अमेरिका की कार्यपालिका कोई ऐसा निर्णय लेती है जिससे कि उसको वर्चस्व दिखाने का अवसर मिले, जैसे सैन्य अभियान करने का निर्णय लेती है, तो उस सैन्य अभियान के लिए उसे अपने विधायिका की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ हो सकता है कि विधायिका इस सैन्य अभियान को स्वीकृति न दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ये संस्थागत बनावट है, या हो सकता है कि न्यायपालिका जो है अमेरिका की किसी अमेरिकी कार्यपालिका या विधायिका भी यदि देता है सैन्य अभियान किया जाए, तो हो सकता है कि न्यायपालिका उस पर रोक लगा दे। यहाँ पर तीनों जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को संतुलित करती रहती है। तो यहाँ पर यदि कार्यपालिका कोई वैसा निर्णय लेता है तो हो सकता है कि उस पर विधायिका रोक लगा दे। यदि विधायिका भी साथ हो जाती है तो हो सकता है कि उस पर न्यायपालिका रोक लगा दे। तो एक तो आपको जो अवरोध है वो अमेरिका का संस्थागत बनावट ही है। जो दूसरा अवरोध है वो अमेरिका का समाज है। अमेरिका का जो समाज है, ये समाज जो है स्वतंत्रता का पोषक है। यानी कि ये स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देता है। तो हो सकता है कि कभी अमेरिका ये चाहे कि हम कोई विदेशी सैन्य अभियान करें और जनता उसके विरुद्ध हो, तो यहाँ पर जनता जो है अपना बात जो है रखने में सक्षम है। चाहे आप वहाँ के मीडिया जो है या जनसंचार के साधन जो है वो चाहे कितना भी यहाँ की जनता को सरकार की बात समझाने का प्रयास करे, लेकिन यहाँ की जनता जो है वो उनका एक स्वतंत्र सोच है। और उस सोच के अनुसार यदि उन्हें लग गया कि नहीं, इस अभियान से उनके लिए कुछ समस्या हो सकती है या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसका विरोध करेंगे और ये कहीं ना कहीं अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा। उसका जो तीसरा इसका अवरोध उत्पन्न करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो है नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है, इसमें अमेरिका का जो है, अमेरिका के साथ साथ अन्य देश की सेना भी शामिल रहती है। इस नाटो के माध्यम से अमेरिका क्या करती है कि लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करती है हर एक देश में। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हर एक देश में लोकतंत्र की स्थापना रहे। अब लोकतंत्र की कहीं भी स्थापना रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ लोकतंत्र होगी वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगा। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका का हित का साधन होगा। तो अमेरिका का हित क्या है? लोकतंत्र की स्थापना हो पूरे विश्व में और वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति बनी रहे या आर्थिक रूप से उनको सहयोग मिलता रहे। अब यदि नाटो के जो सहयोगी देश हैं, यदि वो अमेरिका के किसी अभियान पर, किसी सैन्य अभियान पर यदि अवरोध उत्पन्न करते हैं
तो वहाँ पर अमेरिका को झुकना पड़ सकता है, क्योंकि यदि नाटो ही सहयोग नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगी, और स्थापना नहीं होगी तो वहाँ पूंजीवाद नहीं चलेगा, तो उससे अमेरिका का कहीं ना कहीं अहित हो सकता है। तो यहाँ पर एक ये हो सकता है कि नाटो में शामिल जो इनके सहयोगी देश है वो कहीं ना कहीं इसके वर्चस्व के रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का हमने देखा कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में 3 प्रकार के अवरोध हैं, जिसमें एक तो अमेरिका का अपना संस्थागत बनावट है, जिसमें उसके सरकारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। दूसरा जो है अमेरिका का स्वयं का समाज है जो स्वतंत्रता का पोषक है, और यदि वहाँ के समाज को, वहाँ की जनता को यदि लग गया कि अमेरिका के किसी सैन्य अभियान से यदि वहाँ की जनता को समस्या आने वाली है या उनकी स्वतंत्रता का हनन होने वाला है या हम किसी तरह की समस्या आने वाली है तो वो उसमें अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरा है नाटो में सहयोगी अमेरिका के देश जो हैं वो कहीं ना कहीं इनके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अमेरिका का जो अब वर्चस्वकारी जो समय है वैश्विक राजनीति में, अमेरिका का जो वर्तमान में वर्चस्व चल रहा है, तो इसमें भारत और अमेरिका का संबंध कैसा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1991 से पहले शीत युद्ध का दौर था। तो इससे पहले जो भारत अमेरिका का संबंध था वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, कभी अच्छा होता था कभी खराब होता था। इसका कारण ये था कि भारत जो है कई बार यूएसएसआर के साथ संबंधों को लेकर यूएसए और भारत में कई बार तनाव भी उत्पन्न हो जाते थे, फिर कई बार अच्छे संबंध भी बन जाते थे। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद अब एकमात्र शक्ति जो है वो यूएसए बच गया है। अब यूएसए के साथ अभी तक जो चल रहा है वर्तमान तक, वो भारत और यूएसए के मधुर संबंध चल रहा है। कई जगह पर दोनों ने सहयोग किया है, चाहे वो परमाणु असैन्य ऊर्जा है जिसमें कि अमेरिका के साथ समझौता हुआ है, या फिर अन्य क्षेत्र हैं वहाँ भी सहयोग चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग चल रहा है, अन्य क्षेत्र में भी सहयोग चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाए थे अमेरिका, और वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था हाउडी मोदी। और फिर उसके बाद अब भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति को इनवाइट किए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे। तो यहाँ पर गुजरात में केम छो ट्रम्प एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अब दोनों में मित्रता जो है बहुत ही गहरी हो रही है। लेकिन फिर भी इस संबंधों के अलावे अब कई सारे विचारक जो हैं वो कहते हैं कि भाई वर्चस्वकारी स्थिति है अभी अमेरिका की, तो ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह से अमेरिका के साथ संबंध रखना चाहिए। तो इस संबंध में जो इन भारत के जो विचारक हैं उनके भिन्न भिन्न मत हैं। भारत अमेरिका का संबंध कैसा होना चाहिए, इस संबंध में 3 मत हैं। वर्तमान में जो भारत के जो विचारक हैं वो 3 मत प्रस्तुत करते हैं। एक तो ये कहते हैं कि दोनों के मध्य संबंध मधुर होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, और इसके वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। अमेरिका के वर्चस्व का भारत को लाभ उठाना चाहिए। दूसरा जो मत है वो ये है कि भारत को जो है अमेरिका से अलगाव रखना चाहिए, अलग रहना चाहिए और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करना चाहिए। जब भारत का राष्ट्रीय शक्ति मजबूत हो जाएगा तो वो obvious बात है कि अमेरिका का प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार एक जो मत है वो ये है कि अमेरिका का भारत से अलगाव रहना चाहिए, भारत जो है अमेरिका से सटे नहीं, अलग रहे और अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करे। और जब यहाँ पर भारत एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा तो वो अमेरिका का प्रतिकार करने में स्वयं सक्षम हो जाएगा। उसके बाद तीसरा मत जो है वो ये है कि भारत को जो है विकासशील देशों के साथ, भारत को विकासशील देशों के साथ गठबंधन बना करके गठबंधन बनाना चाहिए। ये गठबंधन कुछ दिन में मजबूत हो जाएगा और जब ये गठबंधन मजबूत हो जाएगा तो ये स्वयं प्रतिकार करने में
यूएसए का प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा, यूएसए के वर्चस्व का प्रतिकार स्वयं कर सकता है। तो इस तरह से हम 3 मत देखते हैं कि भारत अमेरिका का संबंध कैसा होना चाहिए। इस संबंध में भारत में वर्तमान में 3 तरह के मत चल रहे हैं। एक में है कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध बनाए जाने चाहिए, मधुर संबंध बनाए जाने चाहिए तथा अमेरिकी वर्चस्व का भारत को लाभ उठाना चाहिए। दूसरा जो है मत जो कहता है कि भारत को अमेरिका से अलगाव रखना चाहिए, अलग रहना चाहिए, अपनी राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, और जब राष्ट्रीय शक्ति भारत का मजबूत हो जाएगा तो भारत जो है अमेरिका का प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा। तीसरा मत कहता है कि भारत को विकासशील देशों के साथ एक गठबंधन बनाना चाहिए, और ये गठबंधन जो है कुछ समय पश्चात अपने आप मजबूत होते जाएगा, और जब ये गठबंधन मजबूत हो जाएगा तो ये गठबंधन अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन अब हम ये देखें कि क्या इस तरह से तीनों मत को में से किसी एक को लेकर के कोई भी देश अपना विदेश नीति तैयार कर सकता है, जबकि अमेरिका का वर्तमान में वर्चस्व स्थापित हो चुका है? तो उत्तर यही आएगा कि नहीं, किसी एक नीति को हम नहीं अपना सकते हैं। जहाँ जगह मिले, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अच्छा संबंध बनाइए, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ विकासशील देशों के साथ भी गठबंधन बनाइए, विकासशील देशों के साथ भी अच्छे संबंध बना करके और आपस में एक दूसरे को सहयोग करके अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भारत के लिए जो अच्छा होगा वो ये होगा कि भारत जो है कई रणनीतियों को मिला करके फिर भी अमेरिका के साथ विदेश नीति, अमेरिका के साथ कैसा संबंध हो इस संबंध में अपनी विदेश नीति तैयार करें। किसी एक रणनीति को अपना करके चलना भारत के लिए लाभकारी नहीं होगा। वर्तमान समय में अमेरिका का वर्चस्व है, तो एक विचार ये उत्पन्न होता है कि आखिर अमेरिकी वर्चस्व से कैसे बचा जाए, किस तरह से अमेरिकी वर्चस्व के सामने आने से बचा रहा जाए। तो उसमें एक रणनीति ये है जिसको बैंड वैगन की नीति कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछता भी है कि बैंड वैगन की नीति क्या है। तो इस नीति के अनुसार ये नीति कहता है कि जो सबसे ताकतवर देश है, जो सबसे वर्चस्वकारी देश है, उसके विरुद्ध जाने से अच्छा रहेगा कि आप उसके वर्चस्व तंत्र में शामिल हो जाइए, और उसके वर्चस्व तंत्र में शामिल होकर के उसके वर्चस्व का फ़ायदा उठाइए। इसको जैसी बहे ब्यार वो पीठ तैसी कीजिए वाली नीति भी कहते हैं, यानी कि ब्यार जिस तरफ से आ रही हो उस तरफ पीठ कर लीजिए, यानी कि जो मजबूत हो उसकी तरफ हो लीजिए। उसके बाद एक नीति जो है इसका अमेरिकी वर्चस्व से कैसे बचे, उसमें एक रणनीति ये कहता है कि जितना संभव हो अपने को छुपा लो, यानी कि आप वर्चस्वकारी देश के नज़र में आओ ही मत। लेकिन ये रणनीति जो है वो छोटे देश के लिए तो कारगर है, क्योंकि छोटे देश क्या हैं तो वो अपने आप को वर्चस्वकारी देश से छुपा करके रख सकते हैं, लेकिन बड़े देश के लिए ये रणनीति जो है वो संभव नहीं है। बड़े देश ऐसा रणनीति नहीं अपना सकते, इसलिए इनके लिए संभव नहीं है। छोटे देशों के लिए ये रणनीति संभव है। उसके बाद एक जो रणनीति कहता है कि कोई भी देश जो है वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व का जो है सामना नहीं कर सकता है, चाहे कोई देश हो चाहे देशों का समूह हो, किसी में अभी इतनी संभावना या क्षमता नहीं है कि वो अमेरिकी वर्चस्व का सामना कर सके। तो उससे अच्छा है कि कोई देश न बल्कि स्वयंसेवी संगठन जो है, स्वयंसेवी संगठन या सामाजिक आंदोलन जो चलता है, सामाजिक आंदोलन, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन या जनमत या बुद्धिजीवी इत्यादियों के द्वारा जो है वो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दिया जा सकता है, और कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दिया जा सकता है। जो स्वयंसेवी संगठन है वो किसी राज्य से उनको कोई मतलब नहीं है, उसका सामाजिक आंदोलन जो है वो ऑब्वियस बात है किसी भी सरकार के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलते रहता है, और जनमत अमेरिका के विरुद्ध बना करके उनके वर्चस्व का प्रतिकार किया जा सकता है, या बुद्धिजीवियों के द्वारा जो नई नई विचारधारा दे करके आप अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकते हैं। तो इस तरह से तीन चीज़ देखते हैं किस तरह से हम अमेरिकी वर्चस्व से बच सकते हैं। एक तो बैंड वैगन की नीति, जिसमें कि
जो वर्चस्वकारी देश है उसके तंत्र में शामिल हो जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए। दूसरा है कि संभव हो तो अपने को छुपा लीजिए, उसके नज़र में मत आइए। लेकिन ये नीति जो है वो छोटे देशों के लिए कारगर है, बड़े देशों के लिए नहीं है। तीसरी नीति जो है स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत, बुद्धिजीवी इत्यादियों के द्वारा अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार किया जा सकता है। अब यहाँ से हमारा तीसरा अध्याय अब समाप्त होता है। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो मैं अगले वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।